वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। अपनी तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में इन्वायरमेंट के अंतर्गत जैव विविधता पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको इन्वायरमेंट में पारिस्थितिकी तंत्र, इन सब चीज़ों को करवा चुका हूँ। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ उन वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो पे आएंगे तो आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। देखो, जो इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आज हमारा जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता को हम पढ़ेंगे आज। और इस जैव विविधता को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। उन चीज़ों को हम समझ लेंगे तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान होने वाली हैं। ठीक है, वे चीज़ें क्या हैं आइए देखते हैं। देखो, जैसे सपोज ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन में देता हूँ, ज़्यादातर आप जानते भी होंगे। इस पृथ्वी के इस वाले छोर को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इस वाले छोर को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और पृथ्वी के जो बीचों बीच रेखा है जो उसको दो बराबर भागों में बांटती है, यानी 0 डिग्री, उसे हम कहते हैं भूमध्य या विषुवत रेखा। उसके ऊपर 23.5 डिग्री जो उत्तरी रेखा है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा, और जो 66.5 डिग्री उत्तरी रेखा है उसे कहते हैं आर्कटिक रेखा। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो 23.5 डिग्री पर स्थित रेखा उसे मकर रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री पर जो स्थित रेखा उसे कहते हैं अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिका व्रत कहते हैं। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है, ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, कल्पना के तौर पे इन्हें माना गया है। ठीक है, अब आइए इससे नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। इनको बस थोड़ा वैसे ही समझना, बेसिक और कुछ नहीं है। तो इसके बाद हम जब जैव विविधता पढ़ने वाले हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो ये हमारी पृथ्वी जो है ये तो आप समझ ही गए, ये क्या हो गया है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। भाई भूमध्य रेखा हो गई है, कर्क रेखा हो गई है, मकर रेखा हो गई है, सब मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो देखो जो ऐसा होता है, जो हमारे सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी पर, वो किस हिसाब से हमारी पृथ्वी को प्राप्त होती है। देखो, जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, पहले इसकी बात करते हैं, भूमध्य रेखा की बात करते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र होता है भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में, सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण वहाँ पे क्या होता है, समुद्र से जल है, वाटर वेपर्स के रूप में ऊपर जाता रहता है हमारा, और ऊपर जाके क्या होता है, वो बारिश के रूप में नीचे आता है, यानी कि वर्ष भर वहाँ पर वर्षा प्राप्त होती रहती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी वर्ष भर सूर्य की किरणें प्राप्त होती रहती है। भले ही इसके मुकाबले कम होती हैं, लेकिन यहाँ भी वर्ष भर प्राप्त होती रहती है, लंबवत ही आती है अभी। ठीक है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो हमारा कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच है हमारा, ठीक है, देखो कौन सा है हमारा, पढ़ा था ना हमने, आर्कटिक कह रहे हैं, अंटार्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, और ये मकर रेखा और अंटार्कटिका वृत्त के जो बीच का क्षेत्र है, ये देखते हैं, इसको दोबारा से बनाते हैं। जो ये कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पे सूर्य की किरणें प्राप्त तो होती हैं, और ये मकर रेखा और अंटार्कटिका के बीच का, यहाँ पे सूर्य की रेखा प्राप्त तो होती है, लेकिन वे कैसी होती हैं, तिरछी हो जाती हैं। देखो यहाँ से तो सूर्य वर्ष भर दाएं से घूमता रहता है तो सीधी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो तिरछी हो जाती हैं, मतलब कि उतनी नहीं आ पाती हैं जितनी कि हमारी किस में जाती हैं, कर्क और मकर रेखा के बीच में जाती हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए
हमारे आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव के बीच वाला क्षेत्र, यहाँ पे किरणें बिल्कुल ही नहीं पहुँच पाती, नाम मात्र के बराबर पहुँच पाती है, बहुत तिरछी थी, ठीक है। और यही स्थिति यहाँ पे बनती है, कहाँ पे, दक्षिण ध्रुव और हमारी अंटार्कटिका के बीच। देखो इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इसको दोबारा मैं रब करता हूँ। जो हमारा ये क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण या समशीतोष्ण। इस वाले क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को कहते हैं बर्फ, यानी शीत बिल्कुल, क्योंकि सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाएंगी। ये वाला है उष्ण, यानी यहाँ गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार ये वाला जो हमारा है, ये है हमारा शीतोष्ण या समशीतोष्ण, और ये दक्षिणायन, यहाँ पे भी बर्फ जमी रहती है। अब देखो आप सोचोगे कि हमारा तो पर्यावरण चल रहा है, ये तो भूगोल का टॉपिक है, लेकिन इसको मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा परिचित करा इसके बारे में। अब हम पर्यावरण के अंतर्गत जो हमारा अगला टॉपिक है, जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो जैव विविधता है। अब जानते हैं उसको समझने में क्या आसानी होगी। देखो इसके बारे में जो मैंने पढ़ा है वो मैंने लिखा भी दिया है नीचे, इसको देखो जानेंगे क्या क्या लिखा है। थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं। देखो पृथ्वी पर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाले भागों में सूर्य की किरणें वर्ष भर प्राप्त होती हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ष भर ऊष्मा का प्रभाव सर्वाधिक होता है और इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, जो हमने ऊपर अभी देखा था ना, बनाया था, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, इनके बीच वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। ये तो इसकी बात होगी। आगे देखो, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, यानी कि ये वाली कर्क रेखा और ये वाला आर्कटिक वृत्त, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त, यानी ये वाली मकर रेखा और ये वाला हमारा कौन था, अंटार्कटिक वृत्त वाले भागों में सूर्य की ऊष्मा सामान्य रूप से प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया था प्राप्त तो होती है, परंतु सामान्य रूप से प्राप्त होती है। जो हमारा ये वाला क्षेत्र इसके मुकाबले कम प्राप्त होती है, सामान्य रूप से प्राप्त होती है, जिससे शीत और उष्ण का प्रभाव समान बना रहता है। मतलब कि ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी, समानता रूप से हमारे समान रूप से ठंड होती है और समान रूप से गर्मी होती है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। इसीलिए मैंने आपको समझाया था, क्योंकि चीज़ों को जब मैं पढ़ाऊँगा आसानी हो जाए, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर आपने वो ध्यान से नहीं समझा तो पहले उसको ध्यान से दोबारा से वीडियो स्टार्टिंग से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखो, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव के मध्य, तथा देखो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव, यानी ये जो हमारा आर्कटिक वृत्त है, यहाँ से लेकर यहाँ उत्तरी ध्रुव, ये वाला क्षेत्र, और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप से लेकर दक्षिणी ध्रुव के मध्य, यानी ये ध्रुव का महाद्वीप गलत लिखा हुआ है, इसको वृत्त ही कर लो आप, ठीक है। वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव, यानी यहाँ ये वाला क्षेत्र के मध्य वाले भाग में सूर्य की किरणें ना के बराबर प्राप्त होती हैं। इस कारण यहाँ पर वर्ष भर शीत का मौसम रहता है और इसे शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये हमारा बेसिक हो गया जो हमें जानना था। ये फिर दोबारा देखते हैं इसको। देखो अभी क्या है, भूमध्य रेखा है और ये हमारी कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये हमारी आर्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक वृत्त है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। देखो यहाँ तो सीधी तो हमारी किरणें प्राप्त हो रही हैं, तो ये कैसा है, हमारा उष्ण कटिबंध। यहाँ पे प्राप्त हो रही है लेकिन इतनी प्राप्त नहीं होती, मतलब कि यहाँ समान बनाया था, मतलब कि समशीतोष्ण। और जो ये वाला क्षेत्र है जो मैंने बर्फ बना रखी है देखो, और ये वाला क्षेत्र है,
यहाँ पे सूर्य की किरणें प्राप्त नहीं होती हैं। और ये क्षेत्र कहता है ये शीत कटिबंध क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र शीत कटिबंध। आइए अब ये हमने क्यों जाना, आइए देखते हैं। अब बात करेंगे जैव विविधता की। हम टॉपिक हमारा जैव विविधता था, उसके अंतर्गत हमने कुछ भूगोल का सामान्य रूप देखा है, हमने उसमें जाना है, और अब हम आसानी से जैव विविधता को समझ सकते हैं। देखो, किसी भी स्थान विशेष पर भिन्न भिन्न जीवों की बहुलता या अधिकता जैव विविधता कहलाती है। क्या है जैव विविधता? किसी भी स्थान विशेष पर भिन्न भिन्न जीवों की बहुलता या अधिकता को हम जैव विविधता कहते हैं। मतलब कि जितनी भी उसमें जीवन पाया जाता है, वो भिन्न भिन्न प्रकार का जीवन होता है, उसको एक साथ हम क्या बोलेंगे? जैव विविधता बोलेंगे। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में WG रोजिन के द्वारा किया गया था। ये लास्ट वीडियो मैंने जब आपको क्वेश्चंस करवाए थे तो उसमें व्याख्या में इसको मैंने शामिल किया था। 1986 ईस्वी में संकल्पना या सिद्धांतों के तौर पर सर्वप्रथम प्रयोग विल्सन के द्वारा किया गया। कहने का मतलब है जैव विविधता शब्द की बात आए तो शब्द का प्रयोग WG रोजिन ने 1985 में, और अगर संकल्पना या सिद्धांतों की बात आई तो इसका प्रयोग 1986 में विल्सन ने किया था। ये तो हमने जैव विविधता को जान लिया है। अब देखो, जानते हैं जैव विविधता की शर्त। वह स्थान विशेष जहाँ पर वर्ष भर अत्यधिक तापमान रहता हो। जो मतलब कि जैव विविधता की ऐसी शर्तें जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। क्या होता है? जैव विविधता जहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है, उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं? वह स्थान विशेष जहाँ पर वर्ष भर अत्यधिक तापमान रहता हो, वह स्थान विशेष जहाँ पर वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती हो। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र था, आइए देखते हैं। देखो भाई, ये वाला जो हमारा क्षेत्र था, यहाँ पर क्या होता है? सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ से जल भाप के रूप में ऊपर जाता रहता है। शाम को दिन बढ़ जाता है और शाम को बादल बन के वर्षा हो जाती है। कहने का मतलब है इन क्षेत्रों में तो है ही है, इनमें भी विशेष रूप से ये वाला क्षेत्र जो है भूमध्य रेखा के आसपास वाला, यहाँ काफ़ी वर्षा होती है। तो आप समझ लोगे जब ये काफ़ी वर्षा होती है, काफ़ी सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती होगी? यहाँ पे पाई जाती होगी। आने वाले क्वेश्चंस में सब कंप्लीट होगा, देखेंगे, सब कुछ देखने को मिलने वाला है। इन वीडियो को 2 बार देखोगे, 4 बार देखोगे तो आने वाले वीडियोस में जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो चीज़ों को आप आसानी से ऐसे ही समझते चले जाओगे। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। इसके बाद हमारा देखो, ये जैव विविधता की शर्त पढ़ रहे हैं। क्या शर्त है हमारी? अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा कहाँ? भूमध्य रेखा के आसपास, जो मैंने अभी आपको बताया था। जहाँ ये 2 स्थितियाँ होंगी वहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नोट करके लिखा, जहाँ पर ये 2 स्थितियाँ होंगी वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कौन सी? अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा। ठीक है, अब देखो आगे आते हैं। आगे क्या है? जैव विविधता का क्षेत्र, यानी कि जैव विविधता के मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र। देखो भाई, अब आपको बहुत आसानी होने वाली है। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत रेखा के आसपास, देखो विषुवत या भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जैव विविधता घटती रहती है। ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास क्या है? वहाँ पर वर्ष भर लंबवत सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं, सूर्य की किरणें प्राप्त हो रही हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप वहाँ पे वर्षा भी सर्वाधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे उसके दूर चले जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, क्या होता रहता है? जैव विविधता घटती रहती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें उसके मुकाबले सूर्य की किरणों में कमी आने लगती है, और दोनों ध्रुवों पे जाकर ऐसा हो जाता है
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचते पहुँचते ऐसा हो जाता है कि सूर्य की किरणें प्राप्त ही नहीं होती हैं और वहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। फिर देखो, ये तो पृथ्वी की हमने बात कर ली है। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। अब देखो भारत की बात करते हैं। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता केरल के शांत घाटी में पाई जाती है। मतलब कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। और पश्चिमी घाट पर भी कहाँ पर? शांत घाटी में। शांत घाटी कहाँ है? ये केरल में। देखो जानते हैं इसका मतलब क्या है। तो जैसे मान के चलो ये भारत का मैप है, ठीक है। तो ये दिशा तो है पूर्वी, तो इस वाले घाट को तो कहते हैं पूर्वी घाट। ये दिशा है हमारी पश्चिमी, इस वाले घाट को कहते हैं पश्चिमी घाट। तो देखो पश्चिमी घाट में कहाँ पर? केरल के शांत घाटी में। ये पड़ता केरल का क्षेत्र ही। यहाँ पर शांत घाटी है, उसके क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चंस कराऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भारत में जैव विविधता का द्वार भारत के पूर्वी राज्यों को कहा जाता है। यानी भारत के पूर्वी राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। सॉरी क्योंकि यहाँ पर निम्न ताप का निर्माण होता है। जो हमारे पूर्वी राज्य है यहाँ पर निम्न ताप का निर्माण होता है, जिस कारण यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है औरों के मुकाबले में। और इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? जैव विविधता का द्वार बोला जाता है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि जैव विविधता का आरंभ होता है यहाँ से। भाई सूरज सबसे पहले पूर्व में ही तो पड़ता है हमारे यहाँ। तो ये हमारी जैव विविधता का क्षेत्र हो गया है। आशा करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा जैव विविधता के प्रकार। यानी कि जैव विविधता अलग अलग प्रकार की होती है। देखो, आनुवंशिक जैव विविधता होती है, प्रजाति जैव विविधता होती है, समुदाय या परितंत्र जैव विविधता। इनको देखते हैं। आनुवंशिक जैव विविधता के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आनुवंशिक जैव विविधता आनुवंशिक कारणों से उत्पन्न होती है। मतलब कि इस प्रकार की जैव विविधता जो आनुवंशिक कारणों से उत्पन्न होती है उसे आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। आगे देखते हैं। फिर लेमार्क महोदय ने जिराफ पर प्रयोग करके बताया कि जब आनुवंशिकता का हस्तांतरण किया जाता है तो सदैव 100% होता है। हमारे लेमार्क महोदय थे, उन्होंने जिराफ पर अध्ययन किया और जिराफ पर अध्ययन करके उन्होंने बताया कि जब आनुवंशिकता का हस्तांतरण किया जाता तो वह सदैव 100% होता है। जैसे उन्होंने जिराफ पर अध्ययन करके ये बताया कि आज के समय में जिराफ की जितनी लंबी गर्दन है वो पहले इतनी लंबी नहीं होगी। क्या हुआ होगा? बहुत समय पहले जिराफ ने पेड़ के पत्ते खाने के लिए क्या किया होगा? जिराफ ने पेड़ के पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाई होगी। आज कल परसों तरसों गर्दन, आज भूख लगी आए गर्दन ऊपर उठाए पत्ते खाने आरम्भ कर दिए, कल लगी फिर आरम्भ कर दिए, परसों लगी फिर आरम्भ कर दिए। ऐसे ही काम चलता रहा। आप तो पत्ते खा खा के आप गए तो आपके बच्चों ने भी ऐसे ही करना आरम्भ कर दिया। भूख लगी गर्दन उठाए पत्ते खाए। इसी प्रकार यही प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और आज के समय में जो जिराफ की गर्दन होती है वो काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है लेमार्क थे, इन्होंने जिराफ पर अपना अध्ययन किया था और इन्होंने बताया था कि आनुवंशिकता का हस्तांतरण किया जाता है और यह सदैव 100% होता है। किसी एक पीढ़ी के द्वारा सीखा गया गुण या विशेषता और अधिक विकसित रूप में उत्पन्न होती है। मतलब कि किसी एक पीढ़ी के द्वारा जो भी गुण सीखा गया है वो अधिक विकसित रूप में उत्पन्न होती है। यानी कि अगली पीढ़ी में और अधिक विकास के साथ उत्पन्न होती है। वो जो चल रहे वातावरण में विभिन्नता उत्पन्न कर देती है, जिसे हम आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं और इसे ही हम आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। जिस प्रकार हम जिराफ की बात कर रहे थे, जिराफ ने गर्दन उठा के खाया तो उससे अगली पीढ़ी ने अपने भोजन प्राप्त करने के लिए
अपनी गर्दन को और तेजी से उठाया होगा। कहने का मतलब है अधिक विकसित रूप से उत्पन्न होता है इनके द्वारा, ठीक है नहीं। और इसी विकसित रूप से उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, वातावरण में जैव विविधता उत्पन्न होती है और इसी को हम आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। वातावरण में विविधता जैव विविधता उत्पन्न होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। इसको थोड़ा सेट करते हैं। फिर देखो, जब किसी भी गुण या विशेषता का कई पीढ़ियों से लोप हो गया हो, कई पीढ़ियों से लोप हो गया हो और वह अचानक उत्पन्न हो जाए तो चल रहे वातावरण में विविधता उत्पन्न हो जाती है, जिसे आनुवंशिक जैव विविधता कहा जाता है। और इसे ही जैव आनुवंशिक जैव विविधता कहा जाता है। और यह भी आनुवंशिक जैव विविधता था, ठीक है। यहाँ पे बीच में आप यह लगा लेंगे। अब इसके बाद हमारे प्रजाति जैव विविधता, देखते हैं प्रजाति जैव विविधता क्या बोल रहा है हमारा। इसको सेट करते हैं। किसी भी परितंत्र में पाए जाने वाले विविध जीव जाति कहलाती है। मतलब कि किसी भी परितंत्र में विभिन्न जीव जो पाए जाते हैं उसे हम जाति कहते हैं। जब हम किसी जाति के विविध किस्मों का अध्ययन करते हैं तो वह जैव विविधता कहलाता है। तो इस प्रकार का जो जैव विविधता होता है उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की जैव विविधता को प्रजाति जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। यानी विभिन्न परितंत्र में पाई जाने वाली अलग अलग जातियों की विभिन्न किस्मों का अध्ययन को हम प्रजाति जैव विविधता कहते हैं। फिर इसके बाद है समुदाय जैव विविधता। जब एक ही परितंत्र में एक ही प्रजाति के, एक ही परितंत्र में, ध्यान से सुनेंगे, एक ही परितंत्र में एक ही प्रजाति के भिन्न भिन्न समुदाय में अध्ययन किया जाता है तो वह समुदाय जैव विविधता कहलाता है, ठीक है। तो हमने जैव विविधता के बारे में यहाँ तक जान लिया है। अगले वीडियो में हम जैव विविधता के मापन के बारे में जानेंगे। जैव विविधता क्या होती है। देखो, इस वीडियो में हमने क्या जाना, इस वीडियो में हमने जाना जैव विविधता क्या होती है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ लिया है तो वो जैव विविधता के क्षेत्रों के थे। फिर हमने जैव विविधता के प्रकार पढ़ लिए हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है जैव विविधता का मापन। मतलब कि जैव विविधता का मापन किस प्रकार से किया जाता है। आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया होगा आपको ठीक से समझ आया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो। और जब मैं इसके क्वेश्चन आंसर शामिल करूँगा तब उस वीडियो को भी देखेंगे तो सब कुछ आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको हो सकता है अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स लेके ही मिलूँ मैं, ठीक है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, इसकी कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप समझ गए होंगे कि डाटा ये आपकी कितनी मदद करने वाला है। बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।